मतलब अब आप चुप रहो ऐसा। चल आगे आके बैठ, पीछे वो वैसे मर के 5 दिन बैठने का जरूरत नहीं है अपने को। स्टाइल मारने के लिए पीछे गया ना, तेरे को पता था सर आगे बुलाएंगे वापस। चलो, लेट्स गो अहेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Now, when we talk about female reproductive system, basics of female reproductive system we've discussed in previous lecture, है ना। पिछले लेक्चर में हम उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज वगैरह सब कर चुके थे, तो हमको पता है कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या चीजों से बना है और उसके क्या क्या नाम दिए गए हैं। In female reproductive system, very firstly, it will have something called as stigma. That stigma is sticky in nature is the reason that the term comes as stigma. It has something called as style. It has something called as ovary. Correct? Within ovary, you have a tissue that is present at the centermost part. This tissue is classified to be as, very good, you call it as placenta. This placenta has some structure like this attached to it, which is what? Perfect. है ना। इस ओव्यूल को जब हम जूम करेंगे, प्लांटे में ये चीज कर चुके हैं, but when we are repeating it again. When you talk about ovule, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। It has some structure like this. This will be called as, तुमको बोला था रिवाइज करके बैठना प्लांटे में से, this is called as chalaza. This is classified as इंटेग्यूमेंट्स, क्योंकि इसके पास दो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। इस स्ट्रक्चर को वी ऑल्सो कॉल इट एज बायटेग्मिक. काय म्हणतात बेटा? ठीक है, ह्याला आपण म्हणणार बायटेग्मिक. ठीक है, दो प्रोटेक्टिव कवरिंग. इंटेग्यूमेंट का मेन फंक्शन एक ही है, विच इज नथिंग बट प्रोटेक्शन. तो जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्मिक इंटेग्यूमेंट्स का या एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का, उनके पास दो वॉल्स रहेंगे, तो डबल प्रोटेक्शन रहेगा. जब जिम्नोस्पर्म्स का बात करते हैं, दे आर यूनिटेग्मिक, एक ही वॉल रहता है. ठीक है, इसके अलावा ये जो ओपनिंग यहाँ पे दिख रहा है, इससे हम क्या कहेंगे? यू कॉल इट एज माइक्रोपाइल. क्या बोलते हैं बेटा? और अंदर का ये पूरा पेरेन्काइमा टिश्यू से बना हुआ कंपाउंड रहेगा या कंपोनेंट रहता है. इस कंपोनेंट को हम कहेंगे न्यूसेलस. क्या बोलेंगे बेटा? Then you have this particular structure which is called as funicle. You can also call it as funiculus. Funicle can be also called as funiculus. Funicle का क्या काम होगा? It is responsible for attaching your ovule to the placenta. ठीक है? And the point where funicle attaches to the ovule, this point is called as hilum. क्या म्हणतात? hilum नहीं बोलना, it is called as hilum. ठीक है, it is called as hilum. इसके अलावा जब ये ओव्यूल ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो वो ऐसा मोल्ड, ऐसा फोल्ड किया गया है ना. जब तुम्हारा हाथ ऐसा फोल्ड करते हो तो इधर थोड़े क्रीज पड़ते हैं ना, वो क्रीज यहाँ पे भी हो जाते हैं बेटा. When this particular structure gets folded like this, you have some crease-like structure which is formed over here, which is classified to be, this particular thing is called as raphe. क्या म्हणतात? आवाज. called as raphe. न्यूसेलस का क्या काम हो जाता है? न्यूसेलस जो होता है, पहली बात, उसके अंदर एक पर्टिकुलर सेल होता है जो पूरे एम्ब्रियो सैक को जन्म देगा. दूसरी बात, उसके अंदर पूरा एक पर्टिकुलर एम्ब्रियो सैक जो बनेगा, उस एम्ब्रियो सैक को बनने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स न्यूसेलस ही देगा उसको.
ठीक है, एंड दैट इज द रीजन वी रिक्वायर दिस न्यूसेलस टू बी कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा सेल। इंग्लिश बोला, समझा सबको? न्यूसेलस कौन से टाइप के सेल से बनता है? क्यों पेरेन्काइमा से बनेगा? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। चले आगे। अब सीन क्या होता है, जो ये न्यूसेलस होगा, उस न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर एंड के तरफ एक पर्टिकुलर सेल होता है, एक ही सेल होगा बेटा। उस सेल को हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या कहेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। We call it as megaspore mother cell. ये जो megaspore mother cell होता है, it will be obviously mother cell है तो this has to be. Amay, you said something. बोल फटाफट बोल, क्या बोला बेटा? मदर सेल है तो क्या होगा? नहीं, क्या होगा बेटा? मेरे पास थोड़ी होगा, नहीं है, तुम आगे देख लो। मदर सेल होगा ये मेगास्पोर मदर सेल विल बी डिप्लॉयड इन नेचर, ऑलराइट? पॉज कर दूंगा। मेगास्पोर मदर सेल इज 2n इन नेचर बेटा। अब सीन क्या होगा, ये मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो मियोसिस करेगा, ठीक है? तो फिलहाल हम सिर्फ इतना न्यूसेलस वाले रीजन को अंदर यहाँ पे लेके जा रहे हैं। जो क्या न्यूसेलस वाला रीजन, मेगास्पोर मदर सेल जो था उसने कर दिया मियोसिस। सो मियोसिस करने के बाद उसको मिल गए 4 सेल, 1 2 3 और एक 4। अगर तुम ध्यान से देखो तो जो चौथा सेल है वो काफी बड़ा है साइज में, है ना? वो ओरिजिनली भी बड़ा ही होता है, ठीक है? ये वाला सेल बड़ा होता है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स के या उसके पास ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिस वजह से जन्म भले ही 4 लेते हो लेकिन उनमें से 3 जो है ये डीजेनरेट हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज डीजेनरेटिव मेगास्पोर। काय म्हणणार ह्याला आपण बेटा? डीजेनरेटिव मेगास्पोर। जबकि इसको जो एक बच गया, which will further lead to formation of female gametophyte. It will lead to formation of female gametophyte. सुशांत, female gametophyte मतलब क्या बेटा? खड़ा हो पहले। What do you mean by gametophyte? बात। ओमकार, what do you mean by gametophyte? फटाफट उसको जगह देना, उड़ के जाएगा क्या वो? What is gametophyte? Tanvi? The one which tends to either give rise to gamete or carry gamete will be called as gametophyte. So this particular structure will be called as functional megaspore. So how many are degenerative megaspore and how many functional? सॉर्ट है। अब इसमें ना क्वेश्चन ये भी फ्रेम किया जा सकता है कि जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो कौन से तरफ होता है, कौन से एंड पे होगा? तो यहाँ पे अपना माइक्रोपाइल है ना ऐसा, यस और नो? सो फंक्शनल विल बी ऑन द ऑपोजिट साइड। सो ऑपोजिट साइड इज दिस एंड, दिस एंड इज कॉल्ड एज चलाजल एंड। So towards chalazal end we have one functional megaspore and towards micropylar end there are 3 degenerative megaspore. अब ये degenerative megaspores तो degenerate हो गए बेटा, बराबर है? तो बच गया हमारे पास एक functional megaspore which is having a nucleus, correct? Now this nucleus will be haploid or diploid. उदय, ये न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड? जोर से बोल। हमें हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड? जोर से बोलना। हैप्लॉइड, इट विल बी मियोसिस करके मिला ना भाई, इट हैज टू बी। ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस वाला एक सेल है, ठीक है, कौन सा सेल है ये? It will undergo mitosis. It will undergo mitosis. ये हो गया उसका फर्स्ट
सेल डिविजन, पहला माइटोसिस हो रहा है उसका, तो एक के अंदर हमें मिलेंगे 2 न्यूक्लियस। यू विल हैव माइटोसिस टेकन प्लेस। वापस से एक और माइटोसिस करता है, ये हो गया सेकेंड माइटोसिस। तो कितने न्यूक्लियस मिलेंगे अभी? जोर से बोलो। सो 4 न्यूक्लियस आ गए। आफ्टर दैट देयर इज वन मोर माइटोसिस। ये जो माइटोसिस हुआ उसमें अपने को मिलेंगे ऊपर 4, नीचे 4, बराबर बेटा? 3 माइटोसिस हुए, 3 माइटोसिस से हमें 8 न्यूक्लियस बन के मिला। इस 8 न्यूक्लियस का अब रीअरेंजमेंट होता है। ये पूरा चीज होने के लिए उसको न्यूट्रिएंट कहां से मिल रहा है? इजी। सो ऊपर 3 बच जाते हैं रीअरेंजमेंट में, ऊपर 3 न्यूक्लियस, नीचे 3 न्यूक्लियस, और दोनों तरफ से एक एक न्यूक्लियस ना सेंटर में भेज दिया जाता है। ये होने के बाद धीरे धीरे सारे न्यूक्लियस के आसपास सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगा। सो यहां पर एक सेल वॉल बन जाता है, यहां पर एक सेल वॉल बन जाएगा, और यहां पे एक सेल वॉल बन जाएगा। एक सेल वॉल यहां पे, एक सेल वॉल यहां पे, और एक सेल वॉल यहां पे बन जाएगा। और सेंटर पे ना दोनों के लिए एक ही कॉमन सेल वॉल बनता है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो 2 सेल्स है जो फ्यूज हो चुके हैं। ऐसा हमने हाइपोथेसिस डाला है कि होते वो 2 सेल्स है लेकिन फ्यूज हो चुके हैं। क्लियर है? तो विद दैट रिस्पेक्ट ये जो ऊपर अपने को मिल रहा है इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? वी कॉल इट एज एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलेंगे? एंटीपोडल सेल्स। इस पर्टिकुलर सेल को यू कॉल इट एज सेंट्रल सेल। You call it as central cell. This is also called as secondary polar nuclei. We also call it as secondary polar nuclei. अगर central cell आया तो by default it becomes diploid structure. If it is secondary polar nuclei, then we are talking it about N. Nucleus haploid है बेटा, लेकिन cell diploid है, because एक cell के पास 2 nucleus। ठीक है? Then this becomes egg cell, जबकि ये दोनों क्या हो जाएंगे? Synergids. They become synergids. Are we clear? मैं बाहर हूं, क्यों? रुक जा जरा। So this structure which is so formed now is called as mature female gametophyte. काय म्हणणार बेटा? Mature female gametophyte, which is only this part we are saying ना बेटा। ये पूरा structure जो हुआ ना लाल वाला, that is embryo sac, which is formed within what? This is what? Nucellus. It is formed within nucellus. Are we clear? Any doubts? चले आगे। ये पूरा लिखना हमें बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है, 2 बार ऑलरेडी बैक टू बैक पूछ चुके हैं। आफ्टर कोविड आई एम टॉकिंग अबाउट, तो तुम्हारे साल में भी ये आ सकता है। क्वेश्चन क्या था बेटा? 2 क्वेश्चंस इसमें से फ्रेम हो सकते हैं। पहली बात, राइट अ नोट ऑन फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन, जहां पे तुम सीधा यहां से शुरू कर रहे हैं कि एक मेगास्पोर था, उससे कैसे एम्ब्रियो सैक बना। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है अपने को कि सिर्फ ओव्यूल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताओ, तो सिर्फ ओव्यूल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर आएगा तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट इधर चिपका के बोलना है। तो ये पूरा जो हमने बनाया वो यहां पे बनेगा कुछ ऐसे।
and then we are explaining the entire concept. Are we clear beta? Yes or no? Yes. याद रहेगा. इसके अलावा एक फेमस एमसीक्यू 5 मार्क्स दान में दे रहा हूं. ये तुमको जब जब ये टेस्ट होगा, अगर 10 बारी टेस्ट हो रहा है तो 9 बारी तो ये क्वेश्चन आएगा ही. ठीक है, कि फीमेल गैमेटोफाइट बनने के लिए कितने माइटोसिस और कितने मियोसिस चाहिए. कितना मियोसिस चाहिए रहेगा, कितने माइटोसिस. ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, वो पूछा ही जाएगा बाय डिफॉल्ट, आएगा ही तुमको. ठीक है, तो 5 मार्क्स दान में दिए. दूसरी बात, ये जो पर्टिकुलर एम्ब्रियो सैक बना है इस वक्त, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट जो बना है इस वक्त, इस फीमेल गैमेटोफाइट को या इस टाइप के एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं पॉलीगोनम टाइप. क्या बोलते हैं? Polygonal type. दिस इज कॉल्ड एज पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक. व्हाई डू वी कॉल इट एज पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक? पॉलीगोनम ना एक फैमिली होता है, एक क्लास है वो. ठीक है, प्लांट्स का, जिनके अंदर सबसे पहले इस टाइप का एम्ब्रियो सैक नोटिस किया गया था. अब इस टाइप का मतलब उसकी क्या खूबी है, क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि सबसे पहले ये पूरा एम्ब्रियो सैक जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 7 सेल्स. कैन वी सी दैट? 7 सेल है उसके पास, 8 न्यूक्लियस. करेक्ट, 7 सेल, 8 न्यूक्लियस. इसके अलावा ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक एक ही स्पोर से बना था. देयर वाज सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर. देयर वाज सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर जिससे ये पूरा बना है. सो इट इज मोनोस्पोरिक. और उस एक स्पोर के अंदर ही पूरा चीज बना ना, सो एंडोस्पोर. So such type of embryo sac which is 7 celled, 8 nucleated, monosporic, endosporic in nature is called as polygonum type of embryo sac. Are we clear beta? Yes or no? Yes. यहाँ पे जो डायग्राम मैंने अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था, वही डायग्राम तुम्हारे बुक में भी होना चाहिए. वो डायग्राम हम ऑलरेडी किंगडम प्लांटे के समय डिटेल में बना चुके हैं, इसलिए मैंने इस वक्त वो सेम चीज नहीं बनाया, बट थोड़ा आगे का दिखाया तुमको. ठीक है, बट मेरे को वो डायग्राम भी चाहिए और बाकी यहां से लेके ये पूरा भी चीज चाहिए, दोनों तुम्हारे बुक में. कॉन्सेप्ट क्लियर? यहाँ पे हमने 2 चीजें एक साथ पढ़ ली बेटा. पहली चीज, वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ एग्जैक्टली व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ that female reproductive organ which is nothing but ovule. The structure of ovule हमने कर लिया. Plus we also discussed about formation of female gametophyte. Understood? क्या नहीं समझे? चले आगे. इसमें that's it. There's nothing much. Sort है, लिखे. चलो, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी ओव्यूल रहेगा ना बेटा, 2 टाइप के ओव्यूल होते हैं. एक जो हमने ड्रॉ किया इस वक्त, वो दिस इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल बिकॉज इसका जो पोल होता है दैट इज प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड. दैट्स व्हाई यू कॉल इट एज एनाट्रोपस ओव्यूल. जबकि एक और होता है जिससे हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ovule. Orthotropous ovule is where you will have micropyle, chalaza and funicle all belonging to same axis. So you call it to be as orthotropous ovule. ठीक है, ध्यान रखना ये टर्मिनोलॉजीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऐसे सिनर्जिड्स है और ऐसे एक्सेल है. इनके साथ साथ एक छोटा सा टिश्यू कुछ होता है ऐसा, जो इन स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली ऐसे ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प करता है. इस टिश्यू को यू कॉल इट एज फिलिफॉर्म अपैरेटस. ठीक है, we go further understanding about pollination. What is pollination beta? Transfer of pollens from anthers to is called as pollination. ठीक है, now when we talk about pollination, ideally there are 2 types of pollination that we have, which is
Self-pollination. Correct. You have something called as self pollination and something called as क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है. जब हम सेल्फ पॉलिनेशन का बात करते हैं इससे हम कहते हैं ऑटोगैमी. वी कॉल इट एज, ठीक है. Autogamy is one example of self-pollination. The another example of self-pollination that we have is Gtonogamy. लास्ट बेंच पे दिख रहा है या जूम करूं बेटा? You have something called as autogamy and something called as Gtonogamy. पहले ऑटोगैमी क्या होता है वो देख लेते हैं. ऑटोगैमी यानी कि जब एक पर्टिकुलर फ्लावर है, उस फ्लावर के पास एंथर है, उस फ्लावर के पास स्टिग्मा है. जब एक ही फ्लावर का एंथर उसी के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएगा तो उसे हम कहते हैं ऑटोगैमी. आई रिपीट, जब एक ही फ्लावर का एंथर से पोलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पे जाके चिपकता है तो उसे हम कहेंगे ऑटोगैमी. तो जीटोनोगैमी क्या हो जाएगा? जीटोनोगैमी यानी कि जब एक ही पेड़ पे दो अलग अलग फ्लावर्स है, ये दो अलग अलग फ्लावर्स हो गए, उन फ्लावर्स में हमारे पास एंथर हो सकता है और हमारे पास स्टिग्मा भी हो सकता है, कुछ ऐसा. बट कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम इसको फ्लावर ही कंसिडर कर रहे हैं, कुछ ऐसा जिसके पास स्टिग्मा है, मतलब एंथर्स है ही नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है. और ये ऐसा फ्लावर है जिसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं बेटा. तो जब ऐसे फ्लावर्स रहेंगे तो एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स है जिसमें से पोलन ग्रेन्स आर गेटिंग पॉलिनेटेड फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट टू अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट एंड उस फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपका तो उसे हम कहेंगे जीटोनोगैमी. समझे? कि बाउंसर आसान. ये हो गया जीटोनोगैमी, ये हो गया ऑटोगैमी. आसान है बेटा. अब जब हम ऑटोगैमी का बात करते हैं, ऑटोगैमी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बेटा. यू हैव समथिंग कॉल्ड एज कैस्मोगैमी, यस, एंड यू हैव समथिंग कॉल्ड एज क्लिस्टोगैमी. You have something called as कैस्मोगैमी and something called as क्लिस्टोगैमी. कैस्मोगैमी क्या होता है? जब कभी भी कैस्मोगैमी इज नॉर्मल पॉलिनेशन. एक कली था, वो फ्लावर बना, वो खिल गया, उसका एंथर से पोलन ग्रेन से वो स्टिग्मा पे जाके चिपक गया, दैट बिकम्स योर कैस्मोगैमी. ठीक है. दूसरा होता है क्लिस्टोगैमी. क्लिस्टोगैमी में क्या होता है? द फ्लावर या फिर यू वुड से बड नेवर ब्लॉसम. ब्लॉसम समझता है? फ्लावर जो वो कभी खिलता ही नहीं बेटा, कली फॉर्म में ही रह जाता है. और कली फॉर्म में रहते ही वो पॉलिनेट कर दे तो उससे हम कहेंगे क्लिस्टोगैमी. ठीक है. कैस्मोगैमी क्या है? इट्स अ नॉर्मल pollination that flower blossom and gets self pollinated. ये हो गया नॉर्मल कैस्मोगैमी. हावेवर क्लिस्टोगैमी में क्या होता है? फ्लावर जो है वो बड फॉर्म में है, कली फॉर्म में है, उसके अंदर का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो चुका है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मैच्योर हो चुका है, और बिना खिले ही उसके पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जाके चिपक जाते हैं. तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे क्या? क्लिस्टोगैमी. आसान. दोनों के सेम एग्जांपल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में, विच इज बीच में लिख रहा हूं दोनों के लिए. यू हैव oxalis as an example which is given to us. ठीक है. Then there is Commelina which is given and Viola which is given. दोनों के लिए कॉमन एग्जाम्पल. मतलब क्या सर, एक प्लांट ऐसा होगा, एक प्लांट ऐसा होगा? नहीं बेटा. सीन क्या होता है, एक ही प्लांट में दोनों टाइप का पॉलिनेशन कैसे पॉसिबल है सर? सीन क्या होता है बेटा, जब फ्लावरिंग सीजन्स रहेंगे तब वो प्रॉपर खिलेगा और कैस्मोगैमी के तरह से पॉलिनेशन करेगा.
काफी बार ऐसा होता है कि कली आ गई है लेकिन फ्लावरिंग सीजन चला गया। जैसे फ्लावरिंग सीजन चला जाता है ये कली खिल नहीं पाता, लेकिन उसके अंदर का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाता है। मैच्योर हो जाने की वजह से वो पॉलिनेट कर लेगा और सीधा फ्रूट बनाना शुरू कर देगा। बिना फ्लावर खिले फ्रूट बनाना शुरू कर देता है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? सो क्लिस्टोगैमी में ये सीन तब होगा व्हेन फ्लावरिंग season is been skipped. So when a plant skips flowering season, that is the time the plant will perform cleistogamy. Are we clear? Yes or no? Yes. One more question. 5 marks और दान में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन भी पूछा ही जाता है. Which of the following will give us sure shot self pollination? Which of the following has, without any exception, it provides us with self pollination? कोई स्कोप ही नहीं है कि कोई दूसरा पोलन ग्रेन उसके पास आके बैठे, बिकॉज फ्लावर खिल ही नहीं रहा है ना. तो ये प्योर सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल हो गया हमारे लिए. ठीक है बेटा, समझ पा रहे? ये चैप्टर ना बहुत बेसिक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस टर्म्स पता चल जाए और तुम इमेजिनेशन एनिमेशन बना लो ना अपने अकल में, तो इसके जितना इजी चैप्टर कोई नहीं है, बट इसके जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर भी कोई नहीं अपने लिए. 12th में आई एम टॉकिंग अबाउट. आर वी क्लियर? चले आगे बेटा. प्लाज्मोगामी, क्लिस्टोगामी सॉर्ट. लेट्स गो फॉर जीटोनोगामी. वैसे ये भी मैंने बता ही दिया क्या होता है. डेफिनेशन इज क्लियर. इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया नहीं, हमें डिटेल में जाना नहीं. ठीक है, मॉर्फोलॉजी में इनफ एग्जांपल पढ़ लिए, प्लांट और एनिमलिया में भी इनफ एग्जांपल पढ़ लिए, तो इसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. नहीं दिया नहीं पढ़ना है, खत्म बात. चले आगे. भाई खुश. इसके अलावा वी ऑल्सो स्पोक अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन. बेटा क्रॉस पॉलिनेशन का एक ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है अपने को, विच इज जीनोगामी. डू वी हैव जीनोगामी? ओके, एक ही एग्जाम्पल दिया है विच इज जीनोगामी. अब जीनोगामी क्या होता है? जीनोगामी में इट इज बेसिकली टेलिंग अस दैट व्हेन पोलन ग्रेन, ये एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में फ्लावर है हमारे पास, इस फ्लावर का स्टिग्मा है, इस फ्लावर के एंथर्स भी है, ठीक है, और मेरे पास दूसरा फ्लावर है, दूसरा प्लांट है, उस प्लांट पे भी फ्लावर है. बट अगर हम ध्यान से देखें, फॉर एग्जाम्पल दोनों रोज प्लांट ही है बेटा, ठीक है, प्रोबेबली. ओके, आई विल गिव यू बेस्ट एग्जांपल. जास्वंद बघितलं आपल्या? जास्वंद के 2 टाइप के फूल होते हैं, है ना? फूल देखे जास्वंद के? 2 टाइप के फूल होते हैं, एक्चुअली बहुत सारे, बट मैं 2 टाइप पकड़ रहा हूँ फिलहाल. एक पिंक कलर का होता है जो गणपति के मंदिर के बाहर अपने को काफी कॉमनली दिखाई देता है, और एक रेड कलर का होता है जो भी गणपति के मंदिर के बाहर क्लियरली दिखाई देता है अपने को. ठीक है, अब ये दोनों फूल अगर ध्यान से देखो ना, तो एक पिंक वाला जो होता है ना, वो छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, बट वो मल्टीपल फ्लोरेट होता है, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, गुच्छे टाइप दिखता है एक ही फ्लावर में. और दूसरा जो होता है वो एक ही फ्लावर होता है. कौन है ये? दूसरा जो होता है वो एक ही फ्लावर होता है, करेक्ट, विच इज गिविंग राइज टू द एंटायर स्ट्रक्चर. अब है दोनों हिबिस्कस, बट जेनेटिकली दे आर वेरिएंट ऑफ ईच अदर. यस और नो? सो जब पोलन ग्रेन्स एक के एंथर से निकल के दूसरे के एंथर पे जाके चिपके, दूसरे के स्टिग्मा पे जाके चिपके, तो दैट इज कॉल्ड एज जीनोगामी. मीनिंग द प्लांट्स आर सेम, स्पीशीज इज सेम, ब्रीड्स आर आल्सो सेम, बट जेनेटिक वेरिएंट्स रहेंगे, तो उसे हम कहेंगे जीनोगामी. समझे बेटा? लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम मैंगो ट्री का बात करें, तो बाजू बाजू में 2 मैंगो ट्री रहेंगे, दोनों हाफूस कैरी रहते हैं, लेकिन एक का कैरी मीठा आता है, एक का कैरी नहीं अच्छा आता ना. तो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दे आर जेनेटिकली वेरिएंट, जेनेटिकली दोनों अलग अलग है, इस वजह से. समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो इस प्रोसेस को या इस टाइप के पॉलिनेशन को यू कॉल इट एज जीनोगामी. अगेन देयर आर नो एग्जांपल्स गिवन, सो वी आर नॉट इवन राइटिंग एनी एग्जांपल्स ओवर हियर. तो आइडियल सेंस में हमारे एनसीईआरटी में हमें 4 टाइप के पॉलिनेशन बताए गए हैं, which is what they have explained us about autogamy being of 2 types, getonogamy, and they have explained us xenogamy. Are we clear? Yes. Any doubts? No. Once again or understood? Understood. पक्का? Yes. Okay, इतना लिखे पहले. चलो,
Let's go ahead and understand about pollinating agents. जब ये pollination होना होगा ना बेटा, तो you will require certain agents which are called as pollinating agents. Most of the plants को कुछ ऐसे वेक्टर्स चाहिए होते हैं जो पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक लेके जाए. अब काफी सारे अलग अलग एजेंट्स हो सकते हैं इस चीज के लिए. पहले जो एनसीईआरटी में दिया है वो हम पढ़ लेंगे और फिर जो जीटीबी में दिया है वो हम करेंगे. ठीक है. सो जब हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स का बात करते हैं, हमारा एनसीईआरटी बोलता है कि 3 टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं. एक होता है विंड पॉलिनेशन, यानी एयर विल बी रिस्पॉन्सिबल या विंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. इस टाइप के पॉलिनेशन को एक टर्म दिया है विच इज एनेमोफिली. अगर हमने किंगडम प्लांटे ढंग से पढ़ा रहेगा तो ये टर्मिनोलॉजी अपने को पता होगा, बिकॉज ये एनसीईआरटी में फॉर प्लांटे इट इज गिवन. Gymnospermic plants will always get pollinated with the help of wind. So gymnosperms always get pollinated by a particular technique called as anemophily. Likewise, दूसरा टाइप जो वो बता रहा है that is water. Pollination can occur with the help of water. Water is hydro, so it will be pollination will be called as hydrophily. Phily माने loving, ये पता है अपने को. ठीक है. एंड लास्टली यू हैव बायोटिक एजेंट्स. अब बायोटिक एजेंट्स में उसने अलग अलग टाइप्स बताए हैं अपने को. बायोटिक एजेंट्स में देयर आर डिफरेंट टाइप्स इट इज गिवन. टू बी वेरी स्पेसिफिक, इन बायोटिक एजेंट्स इट इज टॉकिंग अबाउट इंसेक्ट्स इन डिटेल. एनसीईआरटी सिर्फ इंसेक्ट के बारे में बताता है बायोलॉजिकल में. ठीक है. बायोटिक यानी बायोलॉजिकल, सिर्फ इंसेक्ट के बारे में बताया है. लेकिन हमारा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक कैन ऑल्सो इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बर्ड्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट. इट ऑल्सो गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैट्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट. सो वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट दीज टू ऑल्सो, बट स्लाइटली लेटर. पहले हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल. ठीक है. So to start with, very firstly about abiotic pollinating agents. तुमको ना अगर क्वेश्चन आता है that how many different types of pollinating agents are there, commonly बच्चे लिखते हैं 5 कैसे? 2 abiotic और 3 biotic, तो बच्चे लिखते हैं 5. तुम्हारे एनसीईआरटी में क्लियर कट स्टेटमेंट दिया है कि 3 टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं. सो यू राइट 3 as your answer. ठीक है. which is 2 are abiotic and 1 is biotic. So 3. ठीक है. टॉकिंग अबाउट एबायोटिक, वेरी फर्स्ट विच इज विंड पॉलिनेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज एनेमोफिली. लास्ट बेंच पे दिख रहा है? यस और नो? व्हेन वी टॉक अबाउट एनेमोफिली, द प्लांट्स दैट पॉलिनेट बाय विंड will be called as anemophilic plant. क्या कहेंगे? Anemophilic plant. ठीक है बेटा. अब इस एनेमोफिलिक प्लांट में मतलब जब कभी भी कोई भी प्लांट अगर विंड के द्वारा पॉलिनेट कर रहा है, किसी भी के भी द्वारा, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंसान का बात करें, हम इंसान 2 पैर पे चलते हैं. जब हम इंसान 2 पैर पे चल रहे हैं तो हमारी हड्डी, हमारे बोन्स, हमारे मसल्स, हमारा ब्रेन कुछ इस हिसाब से मॉडिफाइड है कि हम 2 पैर पे चल पा रहे हैं. यस और नो? लाइकवाइज जब फ्लावर को पॉलिनेशन करना होता है विद द हेल्प ऑफ विंड, तो विंड के थ्रू ही पॉलिनेट होने के लिए वो अपने बॉडी में कुछ चेंजेस लाता है जो नॉर्मल से थोड़े अलग होते हैं. So what are the variations या adaptations that a plant shows during this particular anemophilic pollination? So when you talk about adaptations, very firstly in stamen. Stamen is male or female? हाँ, उसके नाम में ही मैन आ गया ना. So stamen में क्या अपने को adaptations दिखते हैं?
स्टेमन में सबसे पहला अडेप्टेशन अपने को ये दिखता है कि उनके जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं they have smooth exine. They will have smooth exine. यानी जनरली एक्साइन रफ होता है, यहाँ पे एक्साइन स्मूथ रहेगा सो दैट जहां कहीं पे भी उसको स्टिग्मा दिखता है वहां पे जाकर वो चिपक सके आसानी से, ठीक है, रफनेस नहीं होगा। दूसरा चीज दैट ऑफ कोर्स दे आर लाइट वेटेड। लाइट वेटेड क्यों होना चाहिए? ताकि वो उड़ सके अच्छे से, अगर हैवी रहेगा तो वो उड़ नहीं पाएगा। इसके अलावा इट विल हैव अ वेरी लॉन्ग फिलामेंट। बताओ लॉन्ग फिलामेंट क्यों चाहिए उसको? करेक्ट, लॉन्ग फिलामेंट इसलिए चाहिए ताकि जितना लंबा फिलामेंट रहेगा उतना ज्यादा हवा में रहेगा वो, तो पॉलिनेशन के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे उसके, ठीक है। टॉकिंग अबाउट मॉडिफिकेशन इन फीमेल पार्ट विच इज कार्पेल। कार्पेल में क्या मॉडिफिकेशन रहेगा? कार्पेल में जनरली दो ही मॉडिफिकेशन है। पहली बात कि उसका जो स्टिग्मा होता है इट इज ऑफ कोर्स वेरी स्टिकी इन नेचर, ठीक है। इसके अलावा देयर पोलन्स आर फेदरी ऑल्सो। फेदरी इसलिए ताकि वो उड़ सके हवा में। दूसरी बात जो मॉडिफिकेशन कार्पेल में दिखता है इज दैट उसका ओवरी contain only one ovule. Very very important. ये फ्लावर्स खुद बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं बेटा, जिस वजह से एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल फिट हो पाता है। आर वी क्लियर? यस और नो? फ्लावर्स में क्या मॉडिफिकेशन दिखाई देंगे इनके? जब पूरे फ्लावर्स का बात करते हैं तो पहली बात they are inconspicuous, यानी दे आर नॉन अट्रैक्टिव, कोई अलग से एक्सेसरी नहीं बनाते वो, ठीक है। यानी कि इट विल नॉट हैव फ्रेग्रेंस, वो फ्लावर के पास कोई स्मेल नहीं होता बेटा, पहली बात। दूसरा बात, वो फ्लावर के पास कोई कलर नहीं होता, उसके पेटल्स में कोई कलर ही नहीं रहेगा। इट विल बी कलरलेस इन नेचर, नो फ्रेग्रेंस, नॉट हैव फ्रेग्रेंस, इट विल बी कलरलेस, और इसके अलावा नो प्रोडक्शन ऑफ नेक्टर। ऐसा क्यों सर? देखो, पॉलिनेशन हो रहा है हवा के द्वारा, हवा को अट्रैक्ट करने के लिए स्मेल चाहिए क्या? हवा को अट्रैक्ट करने के लिए अपने को नेक्टर बनाना पड़ता है क्या? हवा को अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल चीजें चाहिए क्या? तो जब ये सारी चीजें बनाने से अगर फ्लावर अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, सॉरी विंड अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, तो फ्लावर वो सब बनाने में एनर्जी क्यों वेस्ट करे उसका? इस वजह से जो एनेमोफिलिक प्लांट्स होते हैं उसके फ्लावर्स ये सारी चीजें नहीं बनाते, एंड thus we classify those flowers as inconspicuous. Are we clear? Yes or no? Yes. चले आगे बेटा। इसके अलावा इसका जो फ्लावर का साइज होगा वो भी छोटा होता है। These are of small size. फ्लावर का साइज काफी छोटा होगा, पेटल का साइज काफी छोटा होगा। क्यों छोटा होगा पेटल का साइज? बिकॉज हवा थोड़ी बैठता है इस पे पेटल्स पे, कोई इंसेक्ट रहेगा, कोई बर्ड रहेगा, वो नेक्टर चूसने के लिए पेटल्स पे बैठ के नेक्टर चूस सकता है, ये थोड़ी बैठता है। इस वजह से जनरली इसके पेटल्स छोटे होते हैं, मीनिंग फ्लावर्स भी छोटे साइज के होते हैं। आर वी क्लियर? यस और नो? इसके अलावा बिकॉज द पॉलिनेशन इज बाय विंड, और हवा की वजह से काफी बार अगर ऐसा डंडी है तो ये ऐसा हिला, डंडी जिसमें फ्लावर्स भी है लेट्स से सपोज, तो जब फ्लावर ऐसा हिला तो पॉसिबल चांसेस है कि वो हिलने की वजह से पोलन ग्रेन्स उसमें से डिस्पर्स होंगे, है ना। तो जब पोलन ग्रेन्स उसमें से डिस्पर्स होंगे तो अगर नीचे ही फीमेल फ्लावर होगा तो कितना अच्छा, डिस्पर्स हो रहे धाड़ करके नीचे सीधा स्टिग्मा पे ही,
इस वजह से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेल फ्लावर्स आर एट टॉप and female flowers are at bottom. Male flowers will be at top of the plant, female flowers will be at bottom. ताकि पोलन ग्रेन्स अगर हिल रहे और निकल रहे हैं उसमें फ्लावर में से तो सीधा नीचे स्टिग्मा पे जाके चिपक सके. आसान बेटा, कोई डाउट्स? इसको रटने का जरूरत नहीं है. लॉजिकली अगर तुम सोचो ना तो ये सारे चीज अपने को लॉजिक से ही याद रह जाएंगी, रटना नहीं पड़ेगा. कॉमन सेंस है ये सारा चीज. ठीक है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम मॉर्फोलॉजी पूरा कर चुके हो. मेल फ्लावर्स को क्या कहेंगे हम? गाइनेशियम. मेल फ्लावर्स आर कॉल्ड एज एंड्रोशियम. फ्लावर्स पूछ रहा हूं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, बाहर निकलो उससे जरा. यू कॉल इट एज स्टेमिनेट फ्लावर्स एंड फीमेल विल बी कॉल्ड एज पिस्टिलेट. याद रखना, यहाँ पे मेल फ्लावर की जगह दे कैन यूज टर्म स्टैमिनेट ऑल्सो एंड दे कैन यूज हियर आर वी क्लियर? यस और नो? टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल्स कि इस टाइप से पॉलिनेट होने वाले प्लांट्स के एग्जाम्पल. अगर इधर लिखा तो पीछे दिखेगा, दीक्षा को वैसे ही नहीं दिख रहा है. What are the examples of plants that get pollinated by wind? Most of the monocots get pollinated by wind. Most of the monocots. ठीक है? So that will include your maize, rice, wheat, etc. ठीक है बेटा. इसमें ना हमारे एनसीईआरटी में और जीडीपी में भी एक लाइन दिया है कि जो कॉर्न्स होता है यानी जो मेज होता है ना, उन मेज के पास यू हैव समथिंग कॉल्ड एज टैसल्स. नाउ व्हाट आर टैसल्स? जब तुम भुट्टा खोलते हो तो अंदर ऐसा ऐसा झाड़ू जैसा स्ट्रक्चर दिखता है. वही झाड़ू जैसा स्ट्रक्चर जब भुट्टा बनता है तभी भी अपने को दिखता है. आई डोंट नो तुमने मेज का पेड़ पौधा देखा है या नहीं. देखा है ना, स्मार्ट है. जनरली ना कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर छोटे 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 फ्लावर्स लगे होते हैं. ठीक है. तो ये इसे हम कहते हैं टैसल्स. ये जो टैसल्स होते हैं दे विल हैव स्टिग्मा, लॉन्ग स्टाइल एंड ओव्यूल, दैट इज ओवरी इन इट. So tassels is nothing but male reproductive system is what our NCERT states. Are we clear? Yes or no? Yes. अगर तुम गूगल सर्च करोगे तो NCERT का कंप्लीट विपरीत होता है. tassels is basically a male reproductive system, but NCERT ने उसको फीमेल बताया है तो हम फीमेल मान के चल रहे. ठीक है. तो अगर कोई गूगल सर्च करके मेरे पास आ रहा है, प्लीज मेक श्योर दैट आई नो दैट गूगल इज राइट बट NCERT इज मोर राइट फॉर मी इफ आई वांट टू गेट इनटू मेडिकल कॉलेज. ठीक है. सो हम वही बोलेंगे कि टैसल्स जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. क्लियर है? क्लियर है. चले आगे, यहां तक लिखे. एनिमोफिली क्लियर? वंस मोर और अंडरस्टूड? नक्की? चलो इतना लिखो, फिर अपन वाटर का कर लेते हैं. ठीक है, फटाफट लिखना.